ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक अनुभव से भरी किताब है और इस अनुभव भरी किताब से यदि हम कुछ सीखें तो हम अपने जीवन में जो हम गलतियां कर बैठे उन गलतियों से अपने आप को बचा सकते हैं और साथ ही उन गलतियों को किए बिना अच्छी बातों को सीख कर हम एक अच्छा, स्वस्थ, उन्नत और सफल जीवन जीने में अपने आप को अग्रसर कर सकते हैं, जिस जीवन में तनाव और रोग कम होंगे और सफलताएं ज्यादा होंगी। तो आइए हम आज आपके सामने एक ऐसी ही कहानी लेके आए हैं। ये कहानी है अमृतलाल जी की। अमृतलाल नाम काल्पनिक है, जैसा कि आप सब जानते हैं। हम असली नाम नहीं बता सकते हैं, पर हाँ, कहानी पूरी सच्चाई पर आधारित है। तो मित्रों, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं अमृतलाल जी की, तो इस कहानी में कुछ ऐसी बातें कि उन्होंने जब मुझसे कंसल्टेंसी की थी, उनको पैरालिसिस और अल्सर की समस्या थी। उसके लिए उन्होंने मेरे वीडियोज भी देखे थे। उसके बाद मुझसे इन्होंने कंसल्टेंसी की। उसके बाद इन्होंने कुछ मेरे पर्सनल लाइफ वाले वीडियोज देखे जो मेरा जीवन प्लेलिस्ट में हमने दिए हैं। उन्होंने उसके बाद मुझसे दोबारा कंसल्टेंसी की। उन्होंने कहा कि मेरे सामने, आपने पूरी दुनिया के सामने अपनी कुछ गलतियों को, जैसी जैसी गलतियों को स्वीकार किया है, लोग अपने सामने, अपनों के सामने करने से डरते हैं। आपने तो संपूर्ण संसार के सामने, क्योंकि आपके वीडियोस हैं, आपकी वीडियो पूरी दुनिया में कोई भी देख सकता है। आपने सिगरेट पीने, चोरी करने और किसी के साइकिल की हवा निकालने और घर छोड़ के भागने तक की गलती को स्वीकार किया। तो ऐसी महिला के सामने कम से कम मैं अपनी कुछ गलतियों को जो मैंने अपने जीवन में की है उनको तो स्वीकार कर ही सकता हूँ। इसलिए आज में मुझे अपनी गलतियां आपके सामने स्वीकार करनी है। और एक बात उन्होंने फिर से कंसल्टेंसी की। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ और भी स्वीकार करना है आपके सामने जो मैंने पहले नहीं किया था। उन्होंने मेरे बारे में कुछ चीजें सोच ली थी, उन्होंने मेरे को बाद में वो भी बताई। और मैं कभी किसी की शत्रुता नहीं मानती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई सबकी अपनी अपनी सोच है, बनाते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगी कि क्या क्या सोच बनी, कैसे कैसे बनी, और उसके बाद उन्होंने जो वर्तमान जीवन उनका चल रहा है वो भी बताऊंगी, और साथ ही मैंने उससे क्या सीखा और आप जो सीखेंगे वो मुझे कमेंट के रूप में वीडियो में अवश्य बताइएगा। तो उन्होंने एक सुझाव मुझे और दिया कि प्रभा जी, आप प्रभा बन के अमृतलाल की कहानी मत सुनाइएगा, आप अमृतलाल बनकर अमृतलाल की कहानी सुनाइएगा। यानी कि आप अमृतलाल की आत्मकथा सुनाएंगे, जैसे कि आप खुद अमृतलाल हैं और आत्मकथा सुना रहे हैं। तो चलिए, आज मैं अमृतलाल हूँ। मैं अमृतलाल, मेरी वर्तमान उम्र 52 वर्ष, यानी कि मेरा 1969 यानी कि 1969 में मेरा बॉर्न हुआ था, मेरा जन्म हुआ था। और जन्म के समय मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, उसके अलावा मेरे दादा दादी, मेरे पिताजी की दादी, इतने लोग उपस्थित थे। और ये सब मुझसे बहुत प्रेम करते थे, मेरा बहुत ध्यान रखते थे। बचपन से ही मैं लाड़ प्यार से बड़ा हो रहा था। पर उस लाड़ प्यार के बाद भी मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, यानी कि मुझे किताबें पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था और मैं किताबें पढ़ता था। और इस किताबें पढ़ने के शौक में हमारे समय में ऐसा होता था कि 6.5-7 साल का बच्चा तो फर्स्ट में एडमिशन लेता था। उस समय 3 साल के बच्चे को, 2-3 साल के बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता था। मतलब स्कूल में बच्चा सीधा फर्स्ट में जाता था और इतना बड़ा होने के बाद जाता था। तो मित्रों, मैं पढ़ने में जो अच्छा था उसके कारण से क्या होता था कि मैंने 3 साल कुछ ऐसा हुआ कि मैंने साथ में 2-2 क्लास की, यानी कि मेरा 3rd में आया तो मुझे 4th में प्रमोशन मिल गया, 5th में आया तो मुझे 6th में प्रमोशन मिल गया। इस तरह मैंने पढ़ाई हुई। तो मेरी 22 साल की उम्र तक आते आते, यानी कि 91-92 तक आते आते, 91-92 की बैच में मैंने अपना पीजी कंप्लीट कर लिया था। जी हाँ, मैंने पीजी कंप्लीट कर लिया था। और उस समय पीजी में भी मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए थे, 78%। उस समय के लिए मार्क्स बहुत ज़्यादा थे, आज के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, और उस समय मेरे मार्क्स इतने मायने रखते हैं। और उसी के दम पर मुझे जो जॉब मिला वो उस समय मुझे बहुत अच्छा जॉब मिला, क्योंकि उस समय मेरी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 थी, जो नॉर्मली उस समय नहीं होती थी, पर मेरी स्टार्टिंग सैलरी उस समय 20,000 थी 92 में। अब 92 तक पहुंचते पहुंचते जो बचपन से मेरा जो जीवन गया उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताना चाहूँगा, क्योंकि पढ़ाई मेरे लिए सरल नहीं थी, क्योंकि मेरे पिता किसान थे और अच्छे सफल किसान थे। उन्होंने गौ आधारित खेती ही चलाई थी और उस सिलसिले में वो अपने खेतों में यूरिया वगैरह नहीं डालते थे। हमारे गाँव में, जो हमारे घर में करीब 15-17 गायें थी, 15-20 के आसपास हमारे यहाँ भैंसें भी थी। संख्या बढ़ती घटती रहती थी, आगे पीछे होता था, कभी बढ़ती थी, कभी मर गई तो घट भी जाती थी। तो हमारी खेती बहुत अच्छी थी और मेरे बड़े भाई ने खेती संभाल ली थी, उसका विवाह हो गया था। और जब मैंने 10th किया तो हमारे इस गांव में जो स्कूल है ना, 10th तक ही था। तो पापा ने कहा, बेटा आप 10th पढ़ लिया, बस हो गया। भाई ने भी उतनी ही पढ़ाई की थी, भाई की शादी हो गई, उसके बाद तू भी शादी कर और अपना घर बसा और अपनी जिम्मेदारी उठा, अपनी खेती संभाल। पर मैं खेती करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मेरा मन खेती में जाने को होता ही नहीं था। और ऐसे में मैंने अपने पापा से कहा, पापा मुझे पढ़ना, पर पापा पढ़ाई के लिए तैयार नहीं थे। तो बाद में क्या हुआ कि मैंने घर में सबसे कहा, कि मेरी दादी से कहा, मेरे दादाजी से कहा, मेरे भाई बहन ने भी मेरी सिफारिश की, मेरी माँ ने भी सिफारिश की, मेरी पापा की दादी गुजर चुकी थी, तो इतने लोगों ने मेरी सिफारिश की। उसके बाद टोटली पापा मुझे शहर पढ़ाई करने के लिए भेजने के लिए तैयार हो गए और मैंने 12th तक की पढ़ाई
आगे शुरू कर दी। और 12th के बाद वापस मेरे सामने सेम प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब इस समय के लिए मेरी दादी गुजर गई थी और मेरे दादाजी को पैरालिसिस हो चुका था। मेरी बहन की शादी हो गई थी। 2 साल में मेरे घर में बहुत चेंजेस आ गए थे और मेरे घर में मेरे भाई भाभी और साथ में मेरी माँ थी, पापा थे और दादाजी बीमार रहते थे। तो इतने लोग घर में थे। अब मेरी माँ को मैंने बहुत समझाया, बहुत पटाया, तो मेरी माँ मान गई। पटाया मतलब उस समय पॉजिटिव वे में पटाया हो जाता था। तो मैंने मेरी माँ को समझाया और उसके बाद मेरे जो शब्द उन्होंने कहे थे मैं आपको वही शब्द सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। तो जब मैंने मेरी माँ ने पापा से बात की और पापा से जो मेरी माँ ने बात की तो पापा मेरी पढ़ाई के लिए आगे मुझे शहर भेजने के लिए तैयार हो गए और मैंने पापा की बिना मर्जी के मतलब पापा की अनिच्छा से भी मैं शहर पढ़ने चला गया। उसके बाद मैं वहाँ शहर में कमरा लेकर रहने लग गया। और आप समझ सकते हैं कि गाँव में जहाँ एकदम संपन्न परिवार के लोग, वहाँ शहर में जाने के बाद मुझे एक छोटे से कमरे में अपना गुजारा करना पड़ता था। पर वो मेरी इच्छा से था तो मैं उसके लिए खुशी खुशी तैयार था। और उस समय में मुझे खाना बनाना तो आता नहीं था, तो आसपास जो भोजन मिलता था, मतलब उस समय होटल का खाना भी काफ़ी एकदम घर जैसा होता था और उस समय लोग बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें करते थे। और उस समय करीब मुझे याद है कि 5 से 6 रुपए की कुछ थाली मिलती थी और जिसमें भरपेट भोजन होता था और अच्छा मनपसंद भोजन और स्वस्थ भोजन होता था। और उसको करके ही मैं अपने जीवन को जी रहा था। और शनि रवि मैं घर में, यानी कि शनिवार का कॉलेज अटेंड करके मैं घर आ जाता था और सोमवार को सुबह मैं घर से वापस जाता था। इस तरह मेरा जीवन चल रहा था और मैं अपने जीवन में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद पापा ने पीजी करने के लिए ज़्यादा मुझे फोर्स नहीं किया, मतलब कि भाई तू मत कर। पापा ने मुझे छोड़ दिया कि तेरे को जो करना है कर। हाँ, लेकिन माँ मेरे अब पीछे पड़ गई थी, क्योंकि जहाँ मैंने ग्रेजुएशन का 2nd ईयर कंप्लीट किया, मेरी माँ ने कहा बेटा अब बहुत हो गया, अब तू शादी कर ले। मेरी माँ की एक सहेली की बेटी जो मेरे बचपन से मतलब मेरे से आती जाती रहती थी घर में, तो माँ की सहेली थी, तो माँ की सहेली के साथ आती थी, तो उसका नाम कुसुम था। माँ ने मेरी शादी कुसुम के साथ करनी चाहिए, पर मुझे कुसुम पसंद नहीं थी, क्योंकि कुसुम उस समय होम साइंस से अपनी डिग्री कर रही थी, ग्रेजुएशन कर रही थी। पर मुझे वो रसोईयन नहीं चाहिए थी। मुझे मेरी लाइफ में ऐसा था कि आई डोंट वांट रसोईयन, मुझे रसोईयन टाइप की लड़की नहीं चाहिए थी जो खाना बनाए और बस उतना ही। मुझे तो अब ऐसा एम्बिशियस मेरा बन गया था, मेरे जो डिग्री करते करते मेरे मन में सोच ये बन गई थी कि मैं और मेरी वाइफ हम दोनों जॉब करेंगे और हम दोनों शांति से सुख से रहेंगे और अपना जीवन अच्छे से बिताएंगे। तो वो जो रसोईयन थी मुझे नहीं चाहिए थी। तो मैंने शुरुआत में तो माँ को पहले बुरा ना लगे इसलिए धीरे धीरे उनको बताया कि अभी नहीं, मैं टाल रहा था। पर एक दिन मैंने सीधा बोल दिया कि माँ मुझे उससे शादी नहीं करनी, क्योंकि रसोईयन है। मुझे अपने जैसे जॉब करने वाली लड़की चाहिए जो मेरी तरह जॉब करेगी और हम दोनों खुश रहेंगे। तो मेरी माँ को उस समय अच्छा नहीं लगा जब मैंने जॉब करने की बात, क्योंकि जब मैं जॉब करूँगा तो मैं शहर में ही कहीं रहूँगा, मैं गाँव नहीं आ पाऊँगा। मेरी माँ को इस बात से थोड़ा डर लग गया और मेरी माँ ने उस चीज़ को वैसे नहीं स्वीकार किया। पर मैं अब अटक गया था और मैंने अपनी डिग्री आगे MCOM की बढ़ाई और मैंने PG कंप्लीट किया। उसके बाद जैसे ही मेरा रिजल्ट आया मुझे सीधा जॉब मिल गया और मैंने जैसा कि आपको बता दिया 20,000 मेरी सैलरी उस समय थी। और उसके बाद जहां मैंने जॉब ज्वाइन किया 92 लास्ट 2-3 महीनों में, उसके बाद मेरी कलीग के रूप में एक लड़की ने जॉब ज्वाइन किया, उसका नाम आभा था। और आभा मुझे अच्छी लगी। आभा एकदम मॉडर्न लड़की थी, जबकि कुसुम एकदम देहाती टाइप की लड़की थी, गंवार टाइप की लड़की थी। हाँ, वो भले PG कर रही थी उस समय, वो होम साइंस कर रही थी, पर उसको ज़्यादा वो नहीं था, तो एकदम वो गांव की एकदम देहाती लड़की थी। और ये आभा एकदम दिखने में और स्मार्ट और सब तरीके से थी, तो मुझे आभा अच्छी लगी और आभा की तरफ मैं धीरे धीरे खींचने लग गया और हम लोग धीरे धीरे थोड़ा बात करने लगे। बात करते करते हम दोनों में अट्रैक्शन बना और हम दोनों में अफेयर भी हुआ और हमने 94 में जुलाई महीने में शादी कर ली। और शादी करने के बाद मुझे आभा के बारे में कुछ बातें और पता चली कि आभा को खाना बनाना नहीं आता है। आभा के बारे में मुझे कुछ बातें और पता चली कि आभा की माँ भी जॉब करती थी, आभा के पापा भी जॉब करते, तो आभा को जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं थी। और आभा ने खाना बनाना नहीं सीखा था क्योंकि उसके घर में रसोईया खाना बनाता था, तो आभा ने कहा कि भाई रसोईया खाना बनाएगा। पर अब ये बात थोड़ी मुझे अजीब लगी कि भाई तू घर में स्त्री है और फिर रसोईया खाना बनाएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पर चलो ठीक है, आभा के फैमिली से मैं ज़्यादा जुड़ गया था, अटैच हो गया था, तो चलो ठीक है, घर में एक काम करने वाला लड़का रख लिया गया जिसे वो पूरे दिन घर को संभालता था। एक रसोई बनाने के लिए, रसोई बनाने वाली हमारी लड़की या पुरुष जो भी हमेशा बदलता रहा, क्योंकि जब जिसका नहीं जमा तो हमने उसको हटाया, फिर हमने किसी और को भी रखा। इस तरह हमारा खाना बार बार परिवर्तन होता रहता था। हम बार बार इसको ऐसा बताओ, उसको वैसा बताओ, हम इसी में लगे रहते थे और हमारा मतलब खाना बनाना ऐसे चलता रहा। और हमने बाहर का खाना, मतलब जो भी है बाहर का खाना
खाना रसोईया के रूप में या बाहर कहीं होटल में वगैरह खाना हमने शुरू कर दिया। और इस तरह हमारा जीवन फिर भी चल रहा था। हमने अपनी लाइफ को एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया मैंने और आभा ने। हमने 4 साल बच्चे नहीं किए, हमने 4 साल जो एंजॉय किया, मैं ये मानता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय किया। लेकिन उस एंजॉय की सज़ा क्या मिलेगी वो मुझे पता नहीं था, क्योंकि 4 साल के बीच आभा ने एक बार अपना एबॉर्शन भी करवाया, क्योंकि हमें बच्चा नहीं चाहिए था। आभा फर्स्ट ईयर में ही प्रेग्नेंट हो गई थी, पर हमें बच्चा नहीं चाहिए था। डॉक्टर्स ने भी समझाया, लेकिन हम नहीं माने, क्योंकि हमने घर में बड़ों को तो किसी को बताया ही नहीं। और ये बात आज भी मेरे घर के बड़े नहीं जानते हैं कि आभा ने फर्स्ट एबॉर्शन करवाया था। और उसके बाद हमें बच्चे नहीं हुए, क्योंकि हमें बाद में पता चल गया फर्स्ट एबॉर्शन के बाद बच्चे अक्सर नहीं होते हैं। और ये आपकी वीडियो में भी मैंने सुना, क्योंकि उन्होंने जब मेरे वीडियो देखे तो उन्होंने ये बात मुझे बाद में बताई। तो आपके वीडियो में भी मैंने ये बात सुनी कि फर्स्ट एबॉर्शन के बाद बच्चे नहीं होते हैं। और उसके बाद मैंने आपके धातु रोग और युवा वर्ग सावधान जैसी प्लेलिस्ट की वीडियोस देखी, तो मुझे बहुत सी बातें और पता चली जब मैंने प्रभा जी के सारे वीडियोस देखे कि मैंने कहाँ क्या गलती कर ली है। तो उसके बाद जब हमने ट्रीटमेंट करना शुरू किया तो 1994 में हमारी शादी हो गई थी। 98 तक हमने बच्चा नहीं चाहिए था। उसके बाद हमने बच्चे की ट्राई की, पर हमने 3 साल वेट किया। उसके बाद जब बच्चे नहीं हुए तो 2001 में हमने अपना ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया, क्योंकि अब आभा को जल्दी थी, बच्चा उसको नीड थी और मेरी भी नीड थी बच्चे की, कि अभी घर में एक बच्चा होना ही चाहिए। लेकिन ईश्वर हमारे हिसाब से कुछ नहीं करता, ईश्वर जो करता है हमारे कर्मों के हिसाब से करता है। तो प्रभा जी की कुछ बातें मेरे दिमाग में अब समझ में आ रही थी कि वाकई हम अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। उसके बाद क्या हुआ, 2001 से हमने जब ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे समय जा रहा था। दवाइयाँ खाते खाते मेरे शरीर में जो पहले प्रॉब्लम्स नहीं थी, कभी कभी गैस वगैरह होती थी, कभी कभी पेट साफ नहीं होता था, अब वो मेरी प्रॉब्लम 2 दवाइयाँ खा रहा था उससे रेगुलर हो, क्योंकि मेरा स्पर्म काउंट काफ़ी कम हो गया था। जैसा कि प्रभा ने अपनी धातु रोग प्लेलिस्ट के वीडियोज़ में बताया है, वो सेम कंडीशन मेरे साथ बनी हुई थी। और हम लोग, मैं और आभा, हमारे बीच में अफेयर था, सब कुछ था, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था कि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें और अपने मन की सारी बातें एक दूसरे को बता सकें। तो ऐसी कंडीशन में मेरे अंदर टेंशन भी कुछ चीज़ों के आने लगे। और आभा जितनी स्मार्ट थी तो मुझे कभी कभी डर लगता था कि ये डर मैंने कभी आभा के सामने स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैंने प्रभा जी के सामने इस बात को स्वीकार किया कि मुझे डर लगता था कि कहीं आभा मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि मैं एक गाँव टाइप का लड़का था, तो कहीं मुझे छोड़ ना दे। इस चक्कर में मैं आभा के साथ और मॉडर्न होता चला गया और वो चीज़ें मेरे साथ बिगड़ती चली गई। और ऐसी कंडीशन में जब 2007 आते आते मुझे पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, मुझे फेस पे पैरालिसिस हो जाता है। और फेस पे पैरालिसिस के साथ ही मैंने ट्रीटमेंट वापस, और मेरा ट्रीटमेंट चालू रहा, चलता ही रहा ट्रीटमेंट। उसके बाद फेस का पैरालिसिस मेरा इतना है कि मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ। आज मेरे सारे वर्ड्स नॉर्मल नहीं निकलते, पर हाँ मेरे ब्रेन वगैरह पे कोई उसका इफेक्ट विशेष नहीं आया। मेरी मेमोरी सब नॉर्मल है, पर हाँ मेरे बोलने का प्रभाव उस पर आया है। और मुझे एक आंख से ठीक से दिखाई नहीं देता, मतलब मेरे राइट साइड में ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक, राइट या लेफ्ट मुझे याद नहीं है अभी, वो अमृतला जी ने क्या बताया था, ये मैं अब अपनी यादाश्त से थोड़ा गड़बड़ हो रही हूँ, कि एक साइड में उनका जो बोलने में भी दिक्कत है और साथ में एक आंख में भी प्रॉब्लम आ गई है। पर हाँ बाकी उनका ब्रेन वगैरह सब नॉर्मल है। तो अब मेरा ब्रेन वगैरह सब नॉर्मल है और मैं बाकी अपने सारे काम कर सकता हूँ, पर कुछ चीज़ें जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और इस तरह से मैं दवाइयाँ खाता रहा और आगे प्रॉब्लम चलती रही, क्योंकि मुझे नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट लेना था। उस समय नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा नहीं था, पर हाँ फिर भी काफ़ी हद तक था। तो 2007 में जो मुझे पैरालिसिस का ये हुआ, उसके बाद मैंने कोशिश की पर नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मेरे पास जॉब का लोड बहुत ज़्यादा था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, मैं नहीं कर पा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे दवाइयाँ खाते खाते, क्योंकि प्रभा जी की वीडियो देखे तो उसमें पता चला कि पैरालिसिस के बाद या किसी भी रोग की दवाइयाँ कंटिन्यू खाओ तो अल्सर की समस्या बन जाती है। हाँ मुझे एसिडिटी वगैरह हो रहा था, गैस हो रहा था, ये मुझे काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम थी। उसके बाद एक दिन मुझे अल्सर भी डायग्नोस हो जाता है और डॉक्टर कहता है कि आपकी आंतें काट के निकालनी पड़ेगी। वह आंतें काट के निकालनी पड़ेगी, बहुत ही भारी काम है। और जो अल्सर मुझे डायग्नोस होता है ना, ये 2013 में जाके डायग्नोस हो जाता है। अब 2013 में मेरे घर के रसोई का खाना मुझे जम नहीं रहा है, क्योंकि वो रसोईया जो खाना बनाता था वो हमारे पुराने स्वाद के हिसाब से बनाता था। और उसके बाद मेरी वाइफ का टेस्ट अलग है, मेरा टेस्ट अलग है, क्योंकि उस समय तो मुझे भी तीखा खाना पसंद था उसके साथ, पर अब मुझे तीखा खाना नहीं जम रहा था क्योंकि मुझे उससे प्रॉब्लम हो रही थी और वाइफ को तीखा खाना पसंद था। तो अब रसोईया 2 जगह खाना बनाने को तैयार नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति में कई बार स्थितियां बदल गई, चेंज हो गई और बच्चे तो हमारे नहीं हुए, ट्रीटमेंट कराया पर बच्चे तो आज भी हमारे नहीं हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि फलानी जगह एक रसोई
टिफिन सर्विस है, वहाँ यदि तुम जाते हो तो वहाँ तुम्हें तुम्हारे हिसाब से खाना मिल जाएगा। वो जैसा खाना बोलो वैसा वो लोग खाना बना के देते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो एक बार ट्राई कर लें। तो मैं उसके पास गया। जब मैं उस ऑफिस में पहुंचा तो सामने जिस महिला को मैंने मैनेजर की पोस्ट पे बैठा देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि मैं अब कुसुम को पहचान पा रहा हूँ। और मेरे सामने कुसुम थी, जिस कुसुम को, जिस रसोइयन को, जिस खाना बनाने वाली लड़की को, जिस होम साइंस की जिस लड़की को मैंने पिछड़ा हुआ मान के छोड़ दिया था, जिसका मैंने साथ स्वीकार नहीं किया था, आज वो लड़की के हाथ के ही खाने की मुझे आवश्यकता पड़ गई थी। और वो आवश्यकता ऐसी पड़ी, उसने मुझे शायद नहीं पहचाना क्योंकि मेरे अंदर बहुत चेंजेस आ गए थे। मैं अभी करीब इसी उम्र में एकदम बूढ़ा जैसा लगने लग गया था, लेकिन वो अभी भी वैसे की वैसी हुआ थी। आज 20 साल बाद करीब हमारा आमना सामना हो रहा था, पर वो वैसे की वैसी हुआ थी और मेरे शरीर में बहुत सारी उम्र मुझे दिखने लग गई थी। तो मैंने उससे कहा कि मुझे बिना मिर्च मसाले वाला भोजन चाहिए, मुझे दूधी और लौकी और तुरैया की सब्जी चाहिए, जो सब्जी एकदम हल्की हो, पचने में एकदम हल्की हो। मुझे एकदम हल्की रोटी चाहिए, मुझे मोटे आटे की रोटी चाहिए ताकि मुझे जल्दी पच जाए। जैसा कि उसको किसी और ने भी, मतलब मुझे किसी और ने भी बताया था। प्रभा जी के वीडियो तो मैंने बाद में देखे, उनके वीडियो तो बाद में आए, पर हाँ उससे पहले मुझे किसी ने बताया था। तो हाथ के आटे की रोटी चाहिए, तो हाथ का आटा तो पॉसिबल नहीं था पर मोटा आटा पॉसिबल था। तो कुसुम ने मुझे, मेरे को जैसा भोजन चाहिए वैसा भोजन मुझे बना के देना शुरू किया। और अंततोगत्वा मुझे कुसुम के हाथ का ही भोजन करके धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। जब मैंने कुसुम के हाथ का भोजन 2014 में से मैंने शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। और जैसे जैसे मैं कुसुम के घर जाने लगा, तो क्योंकि कभी टिफिन खाना उस कुसुम के घर भी खा के आता था, यानी कि जहाँ उसका ऑफिस था, जहाँ वो भोजन कराती थी सबको, जहाँ वो टिफिन सर्विस देती थी, तो उसके बाद और शाम का भोजन मैं लेके आ जाता था। तो ऐसी स्थिति जो मेरे साथ बनी, तो मुझे उसके घर जाना आना जो हुआ, उसमें मुझे उसके पर्सनल लाइफ के बारे में जानने को मिला। जब मैंने उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना, और मेरे घर में मेरी वाइफ से मेरे रिलेशन थोड़े ख़राब हो गए थे, क्योंकि मेरी वाइफ की जो ज़रूरत थी अब मैं पूरी नहीं कर पा रहा था, जो उसकी फिजिकल नीड्स थी मैं पूरी नहीं कर पा रहा था। तो हम काफ़ी हद तक विघटन में आ गए थे। और वहीं कुसुम को मैंने देखा कि कुसुम अकेली है। कुसुम की 2 बेटियां हैं, उसके पति की डेथ हो चुकी है। मुझे पता चला कि उसके पति को हार्ट अटैक हुआ था, उसमें उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद उसने टिफिन सर्विस से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। उसके साथ उसके सास ससुर भी थे, उसके 2 बेटियां थीं, और वो अपने जीवन को अच्छे से चला रही थी। तो मुझे कुसुम की तरफ एक आकर्षण बनता है कि हो सकता है कुसुम मेरे जीवन में वापस आ जाए, और मैंने थोड़ा जाना आना बढ़ा दिया। लेकिन कुसुम ने जब मेरी हरकतों को देखा तो उसको कुछ एहसास हो गया। उसने मेरे को एक दिन बोला कि बोले अमृतलाल जी, मुझे आपसे बात करनी है। और मैंने कुसुम से बात की। कुसुम ने मुझसे कहा कि देखो, हमारा बचपन था वो बीत चुका है, और आज मैं अकेली हूँ। आपकी कंडीशन मैं नहीं जानती क्या है, पर आप जो मेरी तरफ से जिस तरह से व्यवहार करते हैं, मुझे व्यवहार आपका बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आएंगे, आपके टिफिन को मैं आपके घर पर या आपके ऑफिस में जहाँ बोलो पहुँचा दूंगी, आप वहीं भोजन कर लें, आप मेरे सामने नहीं आएंगे। और इस तरह से उसने मेरी भावनाओं को अपने आप ही समझकर मुझे अपने भीतर से नकार दिया। मैं अपने भीतर से आहत हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन मेरा अहंकार जो था वो मुझे इस गलती को मानने नहीं दे रहा था। वो ये कहता था कि अरे ये अकेली औरत, इतना अहंकार है इसको, ये इतना कुछ मेरे बारे में सोचती है, इसने मेरे को अपने घर से निकाल दिया। मेरा मन आया कि इसकी टिफिन सर्विस बंद कर दूं, लेकिन मेरी विवशता थी, मेरी मजबूरी थी कि मैं उसकी टिफिन सर्विस को बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे घर का रसोईया वैसा भोजन नहीं बनाता था। और मेरी पत्नी से मेरी बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो मेरे से बात ज़्यादा करती नहीं थी। उसको इंटरेस्ट कहीं और भी जा गए थे, जो भी था उसको मुझसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा था। लेकिन अब मैं कुसुम से भी हाथ धो बैठा था, मतलब अब मुझे कुसुम देखने को भी नहीं मिल सकती थी। फिर भी मैं कई बार कोशिश करता कि कुछ कर लूँ कि उसको मैं देख सकूँ, लेकिन मेरी सारी चीज़ें फेल हो गई। और उसके बाद मैंने एक बार 2018 में प्रभा जी की वीडियो देखना शुरू किया। उसके बाद 2018 से जब मैंने प्रभा जी की वीडियोज़ देखे, तो मुझे कुछ बातें पता चली उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, जो मैंने बातें समझी। उसके बाद जब मैंने उनके जीवन को समझा, उनकी बातों को समझा, तो कभी मुझे समझ में आया कि हम कभी कभी अपने आप को इतनी महत्व दे देते हैं कि हम किसी और के जीवन में अपने उस महत्व को समझ लेते हैं। यानी कि मैं कुसुम के लिए कुछ नहीं था, पर मुझे
मेरे लिए कुसुम अब बहुत कुछ हो चुकी थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी कुसुम के लिए बहुत कुछ हो जाऊं, पर ये अब पॉसिबल नहीं था। मुझे ये समझना था जिस प्रकार प्रभा जी ने अपनी लाइफ में से अपने पति को निकाल दिया, जिसके साथ वो इतने सालों रही, तो कुसुम का तो मुझसे कोई लेना देना भी नहीं था, मेरे साथ जुड़ी भी नहीं थी। हाँ, उसके बाद उसने अपने पति से विवाह किया, सब चीजें हुई, उसकी पर्सनल लाइफ हो गई, तो उसके बाद भी मैं ये आशा कुसुम से कैसे कर सकता हूँ। और कुसुम को छोड़ के वही आशा मैं फिर प्रभा जी से लगा बैठा। उसके बाद मैंने प्रभा जी के बारे में भी कुछ चीजें सोची, और प्रभा जी को मैंने कई बार व्हाट्सएप भी किए, मैसेज भी किए, पर प्रभा जी ने हमेशा एक ही बात की कि आप मेरे 14 लाख, जब उनके जितने सब्सक्राइबर होते थे, कभी 11 लाख, कभी 12 लाख, कभी 14 लाख, इतने सब्सक्राइबर और इतने फेसबुक फ्रेंड्स में से आप भी एक हैं, और मैं उसी में से एक बन के रह गया। और मैंने कई बार कोशिश की कि मैं प्रभा जी के पर्सनल लाइफ में कुछ बन सकूं, पर मैंने कभी जो कोशिश मैंने की, मैं नाकाम रहा, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे एक ही उत्तर दिया। मैंने अलग अलग नंबर से, क्योंकि मैंने नंबर बदल बदल के उनको मैसेज किए, पर उनका उत्तर मुझे सेम ही मिला। ये उन्होंने मेरे बारे में जो कन्फेस किया, उन्होंने लास्ट में मेरे सामने कन्फेस किया था, तो मैंने आपको भी बताया। तो लास्ट में उन्होंने जो मुझे कहा, मैंने कहा कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। बोले प्रभा जी, जब हम परेशानी में होते हैं ना, हमें अपनी ही परेशानी दिखाई देती है, हमें नहीं समझ में आता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। हम जिसको अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं, हम सोचते हैं कि हम उसके जीवन में महत्वपूर्ण हो जाएं। बस ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, और वही गलती मैंने कुसुम के साथ भी की, वही गलती मैंने आपके साथ भी की। और मैंने उसके बाद कुसुम से भी क्षमा याचना कर ली, उससे भी माफी मांग ली कि कुसुम मुझे माफ कर देना कि मैंने आपके बारे में जो सोच लिया था, जो आपको समझ में आ गया, मेरे बिना कहे आपको समझ में आ गया, वो आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। मैं आज के बाद कभी भी कुछ ऐसी सोच नहीं पालूं। उन्होंने हाथ जोड़ के, मतलब उस समय हमारी वीडियो कॉलिंग चल रही थी, हाथ जोड़ के ये बात मुझसे कही थी कि बोले प्रभा जी, मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ कि मैंने आपके बारे में जो सोच लिया, आपके सामने जो बातें कह दी, मैं आगे से कभी इस गलती को ना करूँ, और मेरे जैसे और लोग भी ना करें। मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि आपके पीछे मैं कई बार कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत से लोग पढ़ जाते हैं, तो आप कई बार परेशान भी हो जाते हो। कुछ लोगों ने तो मैंने देखा कुछ ऐसी ऐसी बातें भी कहते, क्योंकि मैं आपकी कई बार हर कमेंट पढ़ता था, हर वीडियो को मैं कमेंट पढ़ता भी था। कमेंट करने से पहले करता कम, पढ़ता ज़्यादा था, क्योंकि मैं मैसेज आपको पर्सनली करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था, ताकि आप मुझे पर्सनल कुछ तवज्जो दो, तो ऐसे हमारा ध्यान रहता था, पर मैं नहीं कर पाया। और आज मैं अपने जीवन से इसलिए संतुष्ट हूँ कि आप जैसा मार्गदर्शक जब मुझे जीवन में मिला है, तो मैं आज अपने रोगों से भी निवृत्त हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे रसोईयन भी मिल गई है, जिसकी मुझे ज़रूरत थी, पर जिसकी ज़रूरत मैंने समझी नहीं, और आज मुझे उसकी ज़रूरत है, और वो मुझे अब मुझसे बात करती है। पर हाँ, मेरी जो मन की भावनाएं साफ हो गई, उसने मुझसे बात करना चालू कर लिया है। आपके मैंने कुछ वीडियोस उसको भी दिखाए, तो उसको भी अच्छा लगा, और आज हम एक मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ। भले मैं अकेला हूँ, मेरी वाइफ घर में आती है जाती है, बस संबंध कुछ विशेष बचा नहीं है, पर हाँ, हम आज भी साथ में रहते हैं, बच्चे नहीं हैं, क्योंकि बच्चे ही एक माध्यम बन जाते हैं कई बार। और आज मैं अपनी माँ के बुलाने पर कई बार चला तो जाता हूँ, गाँव जाता तो हूँ, पर गाँव में जाने का मेरा अधिकार है ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि गाँव के साथ जो मैं कर चुका हूँ, जो मैं अपने बड़ों के साथ कर चुका हूँ, मैं किस मुँह से उनके सामने जाऊँ, इसलिए मेरी जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। मैंने उनको सुझाव दिया है, मैंने कि प्रभा ने उनको सुझाव दिया है कि आप एक बार गाँव में जाके अपने अपनों के सामने अपनी गलतियाँ स्वीकार कर लीजिए, कोई बड़ा विषय नहीं है। वो कहता है, अमृतलाल जी कहते हैं कि भाई मेरी स्थिति ये है कि मैं अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ सकता, भले उसने उस समय जो भी किया, वो मेरे साथ बात नहीं करती है, पर मैं उससे, वो डिवोर्स हमारे बीच में नहीं है, तो मेरी उस स्थिति नहीं है, इसलिए मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता, और वो गाँव आने को तैयार नहीं है। मेरा उसका प्रति जो मोह बना, मैं उसको भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। पर हाँ, उसकी अनुपस्थिति में, उसकी कमी के कारण जो मेरी भावनाएं और दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गई थी, उससे मैं छुटकारा पा चुका हूँ। पर अब एक ही बात है कि मेरी माँ यदि कभी मुझे कुछ कहेगी, तो मैं नहीं कह सकता मैं क्या रिएक्शन दूँ। पर हाँ, अब मैंने तय कर लिया कि मैंने जो कर्म किए हैं, उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। तो जो मेरे अंदर जलन चुभन रही, उसके कारण मुझे अल्सर हुआ, ये आपकी वीडियोस से मुझे समझ में आया। और पैरालिसिस जो मेरा खान पान अनियमित जो रहा, जो दवाइयाँ मैंने खाई, उसके परिणाम जो हुए, वो मैंने अपने शरीर में देख लिए हैं। मित्रों, अमृतलाल जी का कहना है कि मैंने एक गलत निर्णय किया, काश मैंने अपनी माँ के चुनाव से विवाह कर लिया होता। भले वो मेरी पसंद नहीं थी, पर वो मेरे जीवन में मेरे लिए अनुकूल वही थी, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से विवाह करके देख लिया कि मेरे जीवन को मैं किस परिणाम तक ले गया हूँ। तो अमृतलाल जी की कहानी से मुझे इतना ही सीखने को मिला कि हमें कुछ चीज़ें बड़ों की मान लेनी चाहिए।
हाँ, एक अनुभव के बाद हो सकता है कि यदि उन्होंने कुसुम से शादी कर ली होती अमृतलाल जी ने, तो कुछ जीवन और होता, पर हम नहीं कह सकते हम क्या जीवन होता। पर वर्तमान में हम क्या समझ सकते हैं हम नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब चीज़ें सामना करते हैं तो पता चलता है कि ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता था, इसमें ये ऐसे भी हो सकता था। क्योंकि हो सकता है कि यदि कुसुम और अमृतलाल ने शादी की होती तो आज दोनों अच्छा जीवन एक गाँव में, क्योंकि उसके भाई का जीवन स्वस्थ जीवन है, तो हो सकता है इसका भी जीवन स्वस्थ, अमृतलाल जी का भी जीवन स्वस्थ जीवन जाता। पर नहीं कह सकते क्या हो सकता, तो क्योंकि हम वर्तमान में रह के कुछ और दूसरे टाइप के जीवन की कल्पना कर सकते हैं, उसको जी नहीं सकते, तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो इस जीवन से आपने क्या सीखा, आप अवश्य बताइएगा कमेंट के रूप में, कि मैंने तो बस इतना ही सीखा है कि बस कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। और हाँ, मैं अपने जीवन की बात करूँ तो मैंने बड़ों की बातें मान के आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो दोनों तरफ सब बातें हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, बहुत सारे रोगों पर वीडियोस दिए हैं, दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में। और पूरे एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको अपने रोग अनुसार वीडियोस भी मिलेंगे, उनका समाधान भी मिलेगा, और जहाँ ये लिंक भी मिलेंगे जहाँ हम बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक ऊपर, और नंबर भी अंत में आपको मिलेगा जहाँ आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। पहले समाधान कर लीजिए अपने वीडियो रोगों के वीडियो देखकर उसके अनुसार, और ना मिले तो हम कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।